स्वागत है बच्चों। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। और मन में बहुत सारा सवाल रहता है कि वायरस है क्या, है ना। वायरस है क्या, वायरस के बारे में हमें कैसे पता चला और इसकी क्या क्या रोल है या कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की टॉपिक के मुख्यतः हम फोकस करेंगे वायरस की जनरल स्ट्रक्चर और उसके नेचर के बारे में। आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे वायरस की संरचना और इसके अलावा वायरस का मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज, साइनोफेज, ह्यूमन वायरस, माइकोप्लाज्मा, क्योंकि हमें चलना है नया सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आपको चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि जो वीडियो मैं डालूं वह आप तक पहुंचते रहे। बच्चों, मेरा शुरू से कहना है कि मुझे हीरो नहीं जीरो चाहिए, और जीरो को ही मैं क्या जनक बना सकूं। तो चलिए, है ना, जीरो से जनक की ओर बढ़ते हैं और हम देखेंगे आज वायरस को। तो हम सबसे पहले देखते हैं वायरस। तो वायरस होता क्या है ना। तो वायरस को अभी तक हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं जी, इसे कहते हैं विषाणु। तो विषाणु, इसका मतलब होता है विष अणु, है ना। विष धन अणु से बना है। और लैटिन में वायरस का मतलब होता है पॉइजन। ठीक है, पॉइजन मतलब क्या, जहर। वायरस का लैटिन में क्या मतलब होता है, जहर होता है। आप देखें कि वायरस होता क्या है। तो वायरस को यह बिल्कुल उसी के सिमिलर है जैसे हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो पृथ्वी में जो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हुआ था वह था बैक्टीरिया था। और यह थोड़ा से मिलता जुलता, लेकिन काफ़ी इसमें अंतर होता है, क्योंकि इसी कारण से इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कड़ी माना जाता है। वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कड़ी माना जाता है। तो वायरस के बारे में जानकारी तो बहुत पहले से था। कब से था जी, BC 10th सेंचुरी, है ना। ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी से वायरस के बारे में ज्ञान था। उस टाइम में जो डिसीज होता था, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ठीक है, ऐसा माना जाता था उस टाइम में भी कि जो डिसीज हो रहा है या किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है। ठीक है, कहा जाता था कि कुछ तो फैक्टर है, कुछ तो कारक है जिसके वजह से ये जो महामारी है, डिसीज है, स्मॉल पॉक्स और पोलियो, ये होता है। लेकिन प्रारंभिक समय में स्मॉल पॉक्स और पोलियो जो वायरल डिसीज था, इस रोग के ज्ञान था, लेकिन यहाँ पास वायरस की प्रकृति, संरचना, इनके बारे में ज्ञान नहीं था। और वो इसलिए नहीं था कि उस जमाने में बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे, जो अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास होते गया और हमारे जो सूक्ष्म जो जीवों के बारे में हमारे ज्ञान में वृद्धि होती गई। तो चलिए हम देखेंगे कि कैसे मतलब वायरस को बारे में हम जानते गए। तो ये तो ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी के बात है। इसके बाद में सालों तक इसके बारे में, है ना, वर्षों तक, हजारों सालों तक कोई जानकारी नहीं था। बस इतना जानकारी था कि इस प्रकार डिसीज है और ये ऐसा ऐसा करने जो भी है, इसका दवाई वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत खोज हुआ था। तो अपने अपने तरीके से इलाज करते रहे थे। जो विश्व के अलग अलग भागों में इस प्रकार जो डिसीज है वो पाया जाता था। तो सबसे पहले वायरस के जो खोज में क्रांति तब हुआ जब रशियन बॉटनिस्ट डिमिट्री इवानोवस्की ने देखा कि जो तंबाकू में एक डिसीज होता था, तंबाकू के पत्ती में एक डिसीज होता था, जिस डिसीज का नाम था TMV। तंबाकू के पत्ती में अगर देखा जाए तो उस टाइम छोटा छोटा चितकबरा कलर का धब्बा होता था और इसी को बोला जाता था मोजाइक रोग। कौन सा रोग जी?
मोजाइक डिसीज। चूंकि यह तंबाकू के पत्ती में होता था इसीलिए इस रोग का नाम दिया गया टीएमवी। तंबाकू बाद में जो पड़ा टीएमवी, तंबाकू मोजाइक वायरस के कारण से इस डिसीज को मोजाइक डिसीज के नाम से जानते थे। जो तंबाकू के पत्ती में कैसा होता था, चितकबरा हो जाता था। अब यहाँ पर देखो जो डिमिट्री इवानोवस्की था, इन्होंने देखा कि तंबाकू का जो पत्ती है ये कैसा जो क्या हो रहा है, चितकबरा हो जा रहा है, वेरिगेटेड जो लिपे हो रहा है। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है। तो डिमिट्री ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने इस जो लीफ है इन्हें क्या किया, क्रश कर दिया और इसका जूस निकाला। क्या निकाला जी, जूस निकाला। और इस जूस को इन्होंने देखा कि ये जूस है यह बैक्टीरियल फिल्टर में छानने के बाद, समझ रहे हो, इसे बैक्टीरियल फिल्टर में छाना और छानने के बाद भी, ठीक है, उन्होंने सोचा कि अगर कोई बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरियल फिल्टर से पार हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनमें जो पार्टिकल्स थे वह इस बैक्टीरियल फिल्टर से पार हो गए। अब इस फ्लूइड को इन्होंने दूसरे लीफ पर कांटेक्ट कराए, दूसरे अन्य जो फ्रेश लीफ था, जो साफ पत्ती था, उन पर इन्होंने कांटेक्ट में लाया। तो इन्होंने देखा कि यह जो फ्लूइड है, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जो फ्लूइड है, ठीक है, तो ये फ्लूइड है, इससे क्या होता था, इन्फेक्शन करता था। तो यहां पर सबसे पहले इस वायरस के बारे में बताया था कि ये जो चितकबरा जो डिसीज हो रहा है यह क्या है, एक मतलब कुछ न कुछ चीजों से हो रहा है। तो डिसीज के बारे में जो प्रारंभिक ज्ञान था वह डिमिट्री इवानोविस्की 1892 के द्वारा दिया गया था। ठीक है जी, डिमिट्री इवानोविस्की ने बताया था। और यह इसमें जो पाए जाने वाले जो वायरस है वह क्या है, बैक्टीरियल फिल्टर से पार हो जाता है। इतना बात इन्होंने बताया था। किसने बताया था, डिमिट्री इवानोवस्की ने। ठीक है, अब हम दूसरा चीज देखें। इसी के जस्ट 6 साल बाद बेंजेरिक ने, एक और जो साइंटिस्ट आया जिसे हम बोलते हैं बेंजेरिक, 1898, बेंजेरिक 1898 ने इसी के आधार पर जो इवानोविस्की ने जो खोज किया था, इसी के आधार पर, क्योंकि इवानोविस्की ने बता दिया था कि यह बैक्टीरियल फिल्टर से पार हो जाता है, तो बेंजेरिक ने भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जो फ्रेश लीफ के संपर्क में इस फ्लूइड को लाने पर यह फ्रेश लीफ भी क्या होता था, डिसीज से ग्रस्त हो जाता था। अब बेंजेरिक यहाँ पर क्या है, बहुत दुविधा में पड़ गए कि भाई इसे तो बैक्टीरियल फिल्टर में छानने के बाद भी रोग हो रहा है। तो इन्होंने इस जो तरल पदार्थ को कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम के नाम से पुकारा। ठीक है, क्या नाम दे दिया इन्होंने, इस तरल पदार्थ को जो डिसीज कॉज करता था उसी को इन्होंने बोला कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। इसके बाद में इसी वर्ष एक और खोज हुआ, लोफर एंड फ्रोस्ट 1898 के द्वारा। इन्होंने देखा कि बहुत सारा पशुओं को एक डिसीज हो रहा था फुट एंड द माउथ में उसका, ठीक है, जिसे हम फुट माउथ वायरस बोलते हैं, खुरा चपका। तो इन्होंने देखा कि ये जो डिसीज काज कर रहा है फुट एंड द माउथ, यह भी क्या है, इसमें भी जो पाए जाने वाला चीज पदार्थ है वह भी क्या है, बैक्टीरियल फिल्टर में पार हो जाता था। इन्होंने भी फुट माउथ वायरस को बैक्टीरियल फिल्टर से छान करके अलग किया। और इसी के बाद में इवानोवस्की ने ही इसे वायरस नाम दिया था। क्या नाम दिया था जी, वायरस नाम दिया गया था। यहीं पर इसे वायरस नाम दिया गया था। और वायरस का अर्थ होता है पॉइजन। ठीक है, ऐसा अणु जो क्या है, पॉइजन के समान। ठीक है, अब अभी तक यहाँ पर बहुत बड़े क्रांति नहीं था। अब ये चीजें मान के चलो लगभग 30-35 साल के लिए लोग बाग भूल गए थे इस चीज को। खोज हो रहा था, लेकिन सबसे बाद में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड तब हुआ 1935 में,
जब वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया गया, वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त किया गया। ठीक है जी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, इसे जो बैक्टीरियल फिल्टर में छान करके देखे थे और उसके बाद में दूसरे पर क्या होता था, कॉज करता था। तो इन्हीं के जो वर्ग को, इवानोविस्की के वर्ग को स्टैनले ने आगे बढ़ाया, स्टैनले 1935 ने, और इन्होंने वायरस का सफलतापूर्वक क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। और उन्होंने किसका क्रिस्टलाइजेशन किया था, टीएमवी का क्रिस्टलाइजेशन किया था इन्होंने। ठीक है, टीएमवी को क्रिस्टल के फॉर्म में इन्होंने प्राप्त किया था। रॉटसेप्टा जो वायरस है, ठीक है, हम बाद में आगे जाकर के पढ़ेंगे टीएमवी के बारे में। ठीक है, तो टीएमवी को सबसे पहले सफलतापूर्वक जो क्रिस्टलाइजेशन करने का जो काम किसका था जी, स्टैनले का था। स्टैनले को इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। स्टैनले ने यह बताया था कि जो वायरस को इन्होंने जो अमोनियम जो नाइट्रेट उससे क्या डाल करके क्रिस्टलाइजेशन जब इसको किया था, तो इन्होंने देखा कि जो क्रिस्टल है, यह क्रिस्टल को दूसरे लीफ पर हम डालते हैं, जो लिविंग होस्ट पर डालते हैं। तो फ्रेश लीफ है, अगर ये फ्रेश लीफ है, देखो इस फ्रेश लीफ पर इन्होंने इस क्रिस्टल को डाले, तो ये क्रिस्टल क्या करता था, इन पर इन्फेक्शन कॉज करता था। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका था कि जो वायरस है यह जंतु कोशिका के बाहर कैसा होता है, निर्जीव के समान होता था। मतलब वायरस की खोज में बहुत ही क्रांति साबित हुआ था स्टैनले का खोज, इसीलिए स्टैनले को इस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। हम देखेंगे इसके बाद में डेलब्रुक के बारे में। डेलब्रुक 1938 ने वायरस में होने वाले म्यूटेशन के बारे में बताया कि वायरस में भी क्या होता है, म्यूटेशन होता है। इसके बारे में डेलब्रुक ने बताया। जस्ट इसी साल 35 के बाद 36 में बाउडेन एंड पीरी ने बताया। ठीक है जी, बाउडेन एंड पीरी ने बताया कि जो वायरस होता है, जो स्टैनले ने जो क्रिस्टलाइज किया था, ये वायरस होता है, यह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, यह वायरस बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं यह वायरस। ठीक है जी, किससे बने होते हैं, यह बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। सबसे पहले बताया था बाउडेन एंड पीरी ने। बाद में 1948 में लुरिया 1948 ने बताया कि एनिमल और बैक्टीरिया में जो इन्फेक्शन कॉजेस करते हैं, यह वायरस डीएनए वायरस होता है, डीऑक्सोराइबो वायरस होता है। उनमें इन्फेक्शन करने वाले पार्ट होता है, वह उनमें उपस्थित न्यूक्लिक एसिड का डीएनए वाला भाग होता है। इसके बाद में एक और जो खोज हुआ, छोटा सा गेरर एवं सेम ने बताया कि जो प्लांट में जो होने वाला जो वायरस है इन्फेक्शन करने वाला, उनमें का भाग क्या होता है, आरएनए होता है। तो ये तो यहाँ पर इसका प्लांट में कैसा आरएनए वायरस होता है ना। ये तो मतलब बेसिकली है। हालांकि जो एनिमल वायरस भी क्या होता है, आरएनए वायरस होता है। अभी जो खोजेस जो आया है, बहुत सारा वायरस है जो एनिमल वायरस में भी आरएनए होता है और प्लांट वायरस में भी कुछ में क्या होता है, डीएनए होता है। तो यह कहना उचित नहीं होगा कि समस्त प्लांट वायरस आरएनए वायरस होता है और समस्त एनिमल वायरस डीएनए वायरस होता है, यह कहना सर्वथा उचित नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उस टाइम में जो साइंटिस्टों ने जो खोज किए थे, बताए थे, उस बात को हम यहाँ पर रख रहे हैं। हम देखेंगे इन्हीं तथ्यों के आधार पर वायरस को हम कैसे मतलब परिभाषित करेंगे। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए बच्चों। तो यहां पर देखिए, है ना, तो वायरस क्या होता है, देखिए वायरस असेल्यूलर। ठीक है, तो वायरस के बारे में हम देखेंगे तो क्या होता है, वायरस होता है असेल्यूलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो केवल
जीवित कोशिका के अंदर प्रजनन और वृद्धि करते हैं या जीवित कोशिका के बाहर निकाल देने पर नॉन लिविंग की भांति व्यवहार करते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं वायरस असेल्युलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरस क्या होता है? असेल्युलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? या असेल्युलर होते हैं, इसका कोई कोशिका नहीं होते हैं, अकोशिकीय होते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक अर्थात इसे सामान्य माइक्रोस्कोप में नहीं देखा जा सकता। यह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, जिनके जीनोम केवल लिविंग सेल के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? लिविंग कोशिका जो जीवित कोशिका है उन्हीं के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? तथा इन कोशिकाओं के तथा इन सेल्स के मशीनरी का उपयोग कर ठीक है, इन जो सेल है इसका जो मशीनरी का उपयोग कर विशिष्ट कण है ना, क्या जी? विशिष्ट कण, स्पेसिफिक पार्टिकल है ना, अर्थात विरियान का निर्माण करते हैं। विरियांश का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। ठीक है, और यह जो लिविंग जो सेल है तथा लिविंग सेल के बाहर देखिए तथा लिविंग सेल्स के बाहर निर्जीव की भांति व्यवहार करते हैं, है ना। निर्जीव सेल के बाहर रासायनिक अणु के फॉर्म में रूप में होते हैं। तो यहां तक में देखिए इसे नोट कर लीजिएगा। क्या देखिए हमारा जो वायरस है ना, फिर मैं एक बार बता दूं, जो वायरस होता है यह क्या होता है? यह असेलुलर, ठीक है, अकोशिकीय, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अर्थात इसे सामान्य माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक या किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, जो केवल इनके जो जीनोम है केवल लिविंग सेल के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं। पूरे वायरस नहीं, इनके जीनोम ही, है ना, लिविंग कोशिका के जो जीवित कोशिका के अंदर ही यह जनन कर सकते हैं तथा यह अपने जो विरियांश के निर्माण के लिए इन सेल्स के मशीनरी का भली भांति उपयोग करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे बाहरी कोई घुसपैठिया आता है उग्रवादी और वो हमारे सिस्टम में क्या पूरा कब्जा कर लेते हैं, वैसे वायरस जब हमारे जीवित जो कोशिका में एंटर करता है तो उसके पूरा मशीनरी में, ठीक है, जैसे ये कोशिका है और ये कोशिका है और ये कोशिका में जब वायरस एंटर करेगा, है ना,
जो भी वायरस है ये वायरस एंटर करेगा तो इसका पूरा जितने भी मशीनरी होगा सारा मशीनरी का उपयोग करके ये अपने समान और अन्य वायरस के निर्माण में यूज करेगा, वेरिएंट्स के निर्माण में यूज करेगा। और इसी वायरस को अगर हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला है ना, तो कोरोना वायरस बाहर में कुछ यूज कर रहा है क्या? कुछ कोई फंक्शन नहीं उसका। जब तक प्रकृति में बाहर में है उसका कोई यूज नहीं है। वो कभी भी बाहर में गुणन नहीं कर सकता, प्रजनन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता बाहर में, जब तक वह लिविंग कोशिका में एंटर न कर सके। चलिए बच्चों, इसके बाद में हम इसका जनरल कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं। तो वायरस के बारे में इतना हो गया। अब इसका हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस। तो वायरस को देखिए, जो वायरस हमारा जो होता है ये क्या होता है? तो वायरस है, इसका संपूर्ण जो वायरस के जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विरियन कहते हैं। संपूर्ण जो वायरस है उसे हम क्या कहेंगे? विरियंस कहते हैं। और इसके चारों ओर, ठीक है, वायरस को हम क्या कहते हैं? विरियंस कहते हैं। हम इसके कैरेक्टर्स में देखेंगे तो वायरस को, जो संपूर्ण जो वायरस है, विरियंस कहते हैं। संपूर्ण भाग को हम क्या कहेंगे? विरियंस कहते हैं। अब देखिए, जो वायरस होता है, अगर हम वायरस को स्ट्रक्चरली थोड़ा सा हम देखें इंट्रोडक्शन के रूप में, तो ये वायरस है, यह दो चीज से बना होता है। क्या से? प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें देखिए, जो प्रोटीन होता है यह बनाता है कैप्सिड वाला भाग को। किसको बनाता है जी? यह बनाता है कैप्सिड वाला भाग को। और ये न्यूक्लिक एसिड है, यह बनाता है कोर पार्टिकल को। कोर वाला जो भाग है, सेंटर वाला भाग है, ये क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड में कुछ भी हो सकता है। न्यूक्लिक जो कोर पार्ट है, यहाँ पर डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। ठीक है, कभी भी याद रखना, डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकते वायरस में। ठीक है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। यहाँ पर जो बाहर जो भाग है यह क्या है? कैप्सिड पाया जाएगा। कभी कभी ये कैप्सिड को जो चारों ओर ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह कभी छोटे छोटे जो अन्य स्ट्रक्चर भी देखे गए हैं। हम इसका कैरेक्टर्स में थोड़ा सा देखते हैं। तो वायरस की हम शुद्ध जो कैरेक्टर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको देखिए। वायरस क्या होते हैं देखिए। तो वायरस को हम क्या बोलेंगे? असेल्युलर या नॉन सेल्युलर, इसी को असेल्युलर भी बोलते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, इन्फेक्शनस पार्टिकल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? इन्फेक्शनस पार्टिकल होते हैं। तो वायरस के बारे में पहला जो लक्षण है यह कैसे है? यह नॉन सेलुलर या असेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन पार्टिकल्स होते हैं, है ना। ऐसा जो पार्टिकल, ऐसा कण जो अकोशिकीय होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। इसका ये हो गया जी पहला लक्षण। दूसरा लक्षण के बारे में हम आते हैं इसका, एक सेकेंड। यह क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है।
ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है अनिवार्य परजीवी। यह केवल जीवित कोशिका के अंदर ही वृद्धि और प्रजनन कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं ऑब्लिगेट परजीवी या अनिवार्य परजीवी के रूप से हम इसे जानते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो लक्षण है इसका जो संरचना में हम देखें तो ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं जी? इसके संरचना न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। मैं अभी बताया था न्यूक्लिक एसिड से कोर पार्टिकल जिसमें डीएनए या आरएनए होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में इसका कोर पार्टिकल जिसमें डीएनए या आरएनए पाए जाते हैं। प्रोटीन इसका आवरण बनाता है, बाहरी आवरण बनाता है, जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। और यह कैप्सिड कैप्सोमियर यूनिट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं जी? यही कैप्सिड है, यह बने होते हैं कैप्सोमियर यूनिट्स के बने होते हैं। बच्चों मैं इसको जब वायरस स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब इसको और डिटेल में बताऊंगा। यह बने होते हैं कैप्सोमियर यूनिट्स के बने होते हैं। हम इसी में देखेंगे हम क्या बोले, यह ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अर्थात इसे हम जीवित कोशिका के बाहर अगर हम देखें तो जीवित कोशिका के बाहर ये क्या होंगे, इनमें कोई भी लिविंग कैरेक्टर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, आउट ऑफ लिविंग सेल। ठीक है, मतलब जीवित जो कोशिका के बाहर इनमें कोई भी लिविंग कैरेक्टर नहीं होते हैं। जीवित कोशिका के बाहर इनमें कोई भी प्रकार का जीवित लक्षण नहीं होते हैं, इसीलिए तो इसे कड़ी माना जाता है। मतलब कोशिका के अंदर डालो तब ये लिविंग है और बाहर निकालो तो नॉन लिविंग है। ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। कहाँ चला गया? हम इसका नेक्स्ट लक्षण देखेंगे, यह एंटीबायोटिक के प्रति ठीक है, देखिए इन्हें ठीक है कल्चर मीडियम में नहीं उगाया जा सकता। में ग्रो नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो वायरस को कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कराया जा सकता। कोई भी वायरस को कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कराया जा सकता। इसके अलावा इन पर एंटीबायोटिक्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, किसका? एंटीबायोटिक्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, वायरस पर एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं पड़ता। इसके अलावा हम देखें तो इनमें एंजाइम्स का अभाव होता है। किसका अभाव जी? इनमें एंजाइम सिस्टम का अभाव होता है।
इनमें एंजाइम सिस्टम का अभाव होता है वायरस में। हम नेक्स्ट इसके जो लक्षण देखेंगे, यह जो कोई भी जो वायरस है, हम क्या बोले थे, यह केवल जीवित कोशिका में पाया जाता है, अर्थात कोई भी वायरस सेप्रोफाइट नहीं होता। क्या नहीं होता? सेप्रोफाइट नहीं होता है। कोई भी हम वायरस को देखेंगे तो यह वायरस सेप्रोफाइट नहीं होता है, ठीक है। अर्थात यह केवल जीवित कोशिका पर ही जीवित रहेंगे। कोई भी जो डेड सेल है, डेड बॉडी है, इन पर ये नहीं पाए जाएंगे। इनके अलावा हम देखें वायरस का, तो यह देखिए जंतु कोशिका में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो वेसल्स के माध्यम से, हमारे जो ब्लड वेसल है, इसके माध्यम से फैलेंगे, और प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। तो जाइलम एंड फ्लोएम के माध्यम से यह क्या होते हैं, संचारित होते हैं, ठीक है। हम प्लांट कोशिका में देखेंगे तो इनमें जो उपस्थित जाइलम है, इनके माध्यम से ये एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचेंगे, मतलब लीफ में है वो स्टेम या दूसरे लीफ तक जाएंगे, तो इन्हीं जो पाए उपस्थित जाइलम फ्लोएम के माध्यम से ये क्या होता है, संचारित होता है। अब देखिए इनमें जो संक्रमण के टाइम में, ठीक है, किस टाइम में, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के समय देखेंगे तो यहाँ पर जो कोशिका में, ठीक है, जब भी ये कोशिका में इन्फेक्शन करेंगे तो ये इसका जो बाहरी जो चोल है, ठीक है, मैं छोटा सा बैक्टीरियल फेज यहाँ बनाऊं, तो बैक्टीरियल फेज का इनमें सिर्फ जो डीएनए वाला भाग है या आरएनए वाला जो भी इसका जो कोर पार्टिकल है, सिर्फ इनका कोर पार्टिकल ही इंटर करता है जीवित कोशिका में, ठीक है। अर्थात इसका जो बाहरी जो खोल है इन्फेक्शन करता है तो वह बाहर ही रह जाता है, अर्थात इसका जो न्यूक्लिक एसिड वाला भाग है, कोर पार्टिकल है, यही क्या करता है, इन्फेक्शन करता है इन्फेक्शन के टाइम में। अब देखिए जैसे ये होस्ट पर इन्फेक्शन कर लिया, ठीक है, जैसे ये होस्ट पर इन्फेक्शन कर लिया, तो होस्ट पर इन्फेक्शन करने पर ये जो होस्ट के पूरा जो मशीनरी को क्या करता है, ठीक है, होस्ट के मशीनरी को कंट्रोल में ले लेता है, कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है, और क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। और क्या करता है, यहाँ पर जैसे ये विरियांश आया, इसका जो भाग आया, अब इसका पूरा जितने भी जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, सारे जो मशीनरी को ये क्या करेगा, यहाँ पर जो वायरल जो डीएनए है वह क्या करेगा, यूज करेगा, और अपने क्या बनाएगा, विरियांश का निर्माण करेंगे। अब देखिए यहाँ पर से अपना वीर्यांश का तो निर्माण करेंगे, लेकिन मजेदार बात यह है कि यह वायरस तब तक ग्रो करेगा, ठीक है, यह वायरस तब तक ग्रो करेगा इसके अंदर में, ठीक है, इस कोशिका के अंदर में, तब तक यहाँ पर ये पार्टिकल्स तब तक इसका ग्रो करेंगे जब तक इसके अंदर में फूड पार्टिकल्स है, इनके उपयोग की मशीनरी है, इनका प्रोटोप्लाज्म है। जैसे ही इसका प्रोटोप्लाज्म सूख जाएगा, ठीक है, जैसे ही इसका प्रोटोप्लाज्म सूख जाएगा, इसका गतिविधि है वह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वहीं समाप्त हो जाएगा। और ये तब तक फिर से इसका गतिविधि शुरू नहीं होगा जब तक यह कोई नया कोशिका में एंटर नहीं कर लेते, तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पर इसका जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, यह तभी समाप्त होता है जब इस कोशिका का प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाएगा, है ना।
मतलब ये जो आया है बाहर से, घुसपैठिया आया है, वायरस आया है, यह तब तक एक्टिव रहेगा जब तक ये कोशिका जिंदा है। अर्थात सेल डेथ मतलब यहाँ के वायरस है यह क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और यह वायरस तभी सक्रिय होगा जब कोई नया कोशिका में, नए सेल में एंटर नहीं कर लेते, तब तक यह कोशिका सक्रिय नहीं होंगे। ठीक है, हम इसका देखेंगे। एक चीज और है, मैं इसी डायग्राम में थोड़ा सा बता रहा हूं। देखिए, जैसे ही वायरस क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। वायरस क्या करता है जी, इन्फेक्शन करता है। और इन्फेक्शन करने के बाद में इसका जो पोर्शन है, यह क्या करता है, इन्फेक्शन करके यहाँ पर कोशिका में आ जाता है। और यह कोशिका इसका मशीनरी का उपयोग करता है भरपूर। मशीनरी का उपयोग करने के बाद में इसका जो डीएनए है, यह क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, अपने जैसे बहुत सारा कॉपी को बनाता है। इसका पूरा मशीनरी यूज करेगा और अपने सारा बहुत सारा कॉपी को बनाएगा। और कॉपी को बनाने के बाद में यह अपने जो प्रोटीन कोड का सिंथेसिस करते हैं। अपने प्रोटीन कोड का सिंथेसिस के बाद में यहाँ पर होता है वायरल असेंबली। मैं थोड़ा सा रफ ही बना रहा हूँ डायग्राम को बच्चों। वायरस असेंबली होगा, मतलब देखो सारा प्रोडक्ट बन गया, अब यहाँ पर इसका पैकिंग हो रहा है, देखिए, है ना। वायरल असेंबली होने के बाद में यह वायरस क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, यह वायरस पूर्णतः बाहर क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो इस प्रकार वायरस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होता है। ठीक है, हम वायरस को देखें तो यह तापमान के प्रति, ठीक है, यह क्या होते हैं, तापमान के प्रति क्या होते हैं, रेसिस्टेंस होते हैं, है ना। इसके प्रति क्या होते हैं, सहिष्णु होते हैं। तापमान को यह क्या करते हैं, सहन करने, अर्थात ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टेम्परेचर के प्रति ज्यादा ये सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, और इसका क्या कर सकते हैं, हम पिछले में जो पढ़े थे, क्या कर इसका हम कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। वायरस का क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है। इस वायरस को किस फॉर्म में किया जा सकता है, क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त कर लिया जा सकता है। ठीक है, वायरस में एक और महत्वपूर्ण लक्षण है जिसे बोलते हैं होस्ट स्पेसिफिसिटी। वायरस में पाया जाता है होस्ट ठीक है, यह वायरस क्या है, अपने स्पेसिफिक होस्ट पर ही इन्फेक्शन करता है। जैसे टीएमवी के वायरस है तो वह क्या करेगा, टोबैको मोज़ेक, टोबैको पर ही इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, अभी ये कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस ह्यूमन पर इन्फेक्शन कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ये कोरोना वायरस अन्य जंतुओं पर क्या हो, कार्यशील ना हो। तो वायरस होता है यह स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक वायरस स्पेसिफिक होस्ट को टारगेट करता है, मतलब हर वायरस हर जीव को इन्फेक्शन नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं होस्ट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, इनमें एक चीज और देखिए, इनमें कोई प्रकार का संवेदनशीलता का अभाव होता है। इसमें कोई प्रकार की संवेदना नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा इन पर क्या कर सकते हैं, इनमें ना कोई मोटिलिटी होता है और ना ही इसमें खुद का कोई प्रकार का प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इनमें खुद का कोई प्रकार का जीव द्रव्य नहीं होता, ना एंजाइम सिस्टम नहीं होता। ठीक है, इसीलिए वायरस क्या होता है, लिविंग सेल के अंदर में लिविंग की भांति व्यवहार करता है और क्या होता है, बाहर में नॉन लिविंग की भांति व्यवहार करता है। ये हो गया बच्चों वायरस के जनरल कैरेक्टर। अब हम इसका देखेंगे नेचर के बारे में। ठीक है, हम इसका देखेंगे बायोलॉजिकल स्टेटस या नेचर ऑफ वायरस। ठीक है, हमारे जो बायोलॉजी में
क्या मतलब इसका महत्व है, क्या नेचर है, तो हम इसका देखेंगे नेचर ऑफ वायरस। तो वायरस की हम नेचर के बारे में बात करते हैं, तो वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कड़ी माना जाता है। अर्थात जो वायरस होता है यह ना तो लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है। काफ़ी टाइम से इसमें विवाद होते रहा है ना, और यह भी ये स्पष्ट हो चुका है कि वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक मानते हैं, कड़ी मानते हैं। ठीक है, हम इसे क्या मान सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कड़ी या कनेक्टिव लिंक, राइट। हम इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कड़ी मानते हैं। अब हम इसका दोनों प्रकार का लक्षण देखेंगे कि वायरस को लिविंग क्यों है और वायरस नॉन लिविंग क्यों है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो वायरस के हम सबसे पहले देखेंगे बायोलॉजिकल कैरेक्टर या लिविंग कैरेक्टर। ठीक है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बायोलॉजिकल कैरेक्टर। मैं इसको पूरा थोड़ा सा मिटा दूं। या लिविंग कैरेक्टर। इधर हम थोड़ा सा देखेंगे तो वायरस की क्या क्या नॉन लिविंग कैरेक्टर है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखें, इसका लिविंग कैरेक्टर है, इनमें पाया जाता है ग्रोथ। वायरस में क्या होता है जी, वायरस में होता है ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन। वायरस में प्रमुख इसका लक्षण है, सॉरी दोस्तों थोड़ा से स्याही इसका लग रहा है खत्म हो गया। इसका प्रमुख लक्षण है वह है ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप देखिए जो वृद्धि और जो गुणन है यह क्या है, महत्वपूर्ण जीवित लक्षण है। ठीक है, ऐसा लक्षण कोई भी नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो पहला लक्षण क्या है जो जीवित लक्षण में, यह क्या है, ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, इसी को रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों लक्षण है। अब देखिए यह मल्टीप्लिकेशन केवल जीवित कोशिका के अंदर करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लिकेशन करता है जीवित कोशिका के अंदर ही करता है। ठीक है, लिविंग कोशिका के अंदर ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। इसके अलावा यह क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है, यह अनिवार्य परजीवी होती हैं। यह केवल जीवित कोशिका के अंदर में वृद्धि करते हैं। यह भी इसका क्या है, लिविंग कैरेक्टर है। इसके अलावा इनमें पाया जाता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। किसका बने होते हैं जी, यह बने होते हैं प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, तो सभी जो जीवित जो कोशिका है उनमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, तो ये सब क्या है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर है। इसके अलावा हम इनमें देखें
तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट काफी अधिक जेनेटिक मटेरियल होता है वह डीएनए या आरएनए होता है। क्या होता है? डीएनए या आरएनए होता है, ठीक है। यह भी क्या है? एक लिविंग कैरेक्टर है इसका। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए या आरएनए होता है, और यह टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। मैं ऊपर को थोड़ा सा मिटा रहा हूं। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, संवेदनशील है ना, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के प्रति अधिक ज्यादा क्या है? संवेदनशील होते हैं। यह भी इसका क्या है? एक लिविंग कैरेक्टर है। इसके अलावा जो वायरस है इनमें क्या होता है? म्यूटेशन पाया जाता है। इनमें क्या होता है? म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है। यह भी इसका क्या है? लिविंग कैरेक्टर है। नेक्स्ट है, इसे हम आर्टिफिशियल मीडिया पर नहीं उगाया जा सकता, ठीक है। क्या नहीं किया जा सकता? आर्टिफिशियल मीडिया पर इसे उगाया नहीं जा सकता। अब हम देखेंगे, देखिए इतना जो लक्षण है यह इसका क्या है? लिविंग कैरेक्टर है। हम इधर देखेंगे नॉन लिविंग कैरेक्टर पे इसका। तो नॉन लिविंग कैरेक्टर में देखिए इसका, तो नॉन लिविंग कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इससे हम क्या कर सकते हैं? क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। बाकी जो अन्य केमिकल अणु की भांति इसका हम क्या किया जा सकता है? क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो यह बिल्कुल एक केमिकल मॉलिक्यूल की भांति व्यवहार करता है। हम इसे बिल्कुल क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी जीव को देखना कहीं पर भी हम क्रिस्टल के रूप में उसे नहीं कर सकते, ठीक है। हम जब उसे क्रिस्टल में कन्वर्ट करेंगे तो डेथ हो जाएगा। लेकिन वायरस के केस में ऐसा नहीं है, इसे हम क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो नॉन लिविंग कैरेक्टर है, इनमें कोई भी प्रकार का हम इसे देखें तो जो क्या चीज है जी, या अगर हम देखेंगे इसका तो जो लिविंग सेल के बाहर या नॉन लिविंग होता है, नॉन, यह क्या होते हैं? इनएक्टिव होता है, ठीक है। मतलब नॉन लिविंग की भांति, ठीक है। इनएक्टिव होता है, नॉन लिविंग की भांति होता है। इसके अलावा इनमें कोई भी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी का अभाव, ठीक है, जैसे रेस्पायरेशन, ठीक है, और अन्य जो प्रोसेस है। इसके अलावा इनमें कोई भी सेलुलर नहीं पाया जाता, ठीक है। इनमें कोई भी प्रकार का सेलुलर ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता है, और न ही इनका कोई प्रकार की स्पेसिफिक प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म भी इनमें नहीं पाया जाता है। अर्थात हम देखेंगे इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर में तो यह कि इसे क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, बिल्कुल एक केमिकल स्ट्रक्चर के भांति हम देखेंगे। तो नॉन लिविंग सेल के भांति बाहर अगर देखेंगे तो यह बिल्कुल नॉन लिविंग है। लिविंग सेल के बाहर हम देखेंगे तो ये क्या है? बिल्कुल नॉन लिविंग की भांति रहता है, बिल्कुल इनएक्टिव रहता है, बिल्कुल धूल मिट्टी के भांति होता है, कचरा के भांति। हम इसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखेंगे, जो मेटाबॉलिक की चीज़ें होता है, इनमें कोई प्रकार के एंजाइम सिस्टम नहीं पाया जाता, कोई रेस्पायरेशन नहीं होता, ठीक है, कोई प्रकार का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, कुछ भी यहाँ पर इसके अंदर में प्रोसेस नहीं पाया जाता है।
इसके अलावा इनमें कोई प्रकार का सेलुलर ऑर्गेनेली, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, ये सब कुछ भी नहीं पाया जाता है इनमें। ठीक है, इनमें एंजाइम भी नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार का एंजाइम भी नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाया जाता जी? किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। और इनमें संक्रमण क्षमता का भी अभाव होता है। जब तक ये कोई भी ट्रांसमिशन माध्यम से नहीं पहुंचता है तब तक ये नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इस संक्रमण करने के लिए कोई ना कोई से वाहक की जरूरत पड़ेगा, मतलब ये खुद से इन्फेक्शन नहीं कर सकता। तो इतना है। मैं एक बार नेचर में और थोड़ा लक्षण बता दूं। जीवित लक्षण में इनमें ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन पाया जाता है, ये इसका महत्वपूर्ण लिविंग कैरेक्टर है ना। मल्टीप्लिकेशन केवल लिविंग कोशिका के अंदर करेगा या ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा, अर्थात यह जीवित कोशिका के अंदर ही रहेगा। कोई भी जो डेथ सेल है, डेथ ऑर्गेनिज्म है, उन पर ये नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इनका जो बॉडी हम देखेंगे वायरस को, तो यह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ठीक है, इनमें प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड रहेगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट के रहते हैं। इनमें डीएनए और आरएनए जो है यह क्या रहता है, जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है, जो कि हर जीवित ऑर्गेनिज्म पर डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अलावा यह टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के प्रति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्या है, यह म्यूटेशन पर होता है इन पर, है ना, इसे आर्टिफिशियल मीडिया पर नहीं उगाया जा सकता। उसी तरह से इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर है, इसे क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा लिविंग सेल के बाहर ये इनएक्टिव होता है, ये बिल्कुल कचरा की भांति होता है बाहर, अगर हम देखेंगे तो, है ना, धूल मिट्टी के भांति, कोई प्रकार की इसमें एक्टिव नहीं होता है। इस पर जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है नहीं पाई, जैसे रेस्पिरेशन वगैरह जो पाया जाता है, ये इनमें नहीं पाया जाता है। इनमें कोई भी प्रकार का सेलुलर ऑर्गेनेली भी नहीं पाया जाता है। इनमें कोई प्रकार के एंजाइम सिस्टम नहीं पाया जाता और यह खुद से भी इनमें इन्फेक्शन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसीलिए वायरस को क्या कहा जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक माना जाता है। नेक्स्ट क्लासेस में बच्चों हम पढ़ेंगे वायरस की स्ट्रक्चर, जिसमें हम टीएमवी वायरस को फोकस करके पढ़ेंगे। आपको इस प्रकार जो वीडियो है, आपका जो बीएससी फर्स्ट ईयर पार्ट 1 का जो सिलेबस है, यह मैं पूरा कवर कराऊंगा। अगर आपको पढ़ने के जो इच्छुक हैं तो कंटिन्यू हमारे जो चैनल में सब्सक्राइब करके बने रहें, ताकि सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं वह आप तक जरूर पहुंचे, है ना। तो चलते चलते एक छोटी सी वाक्य के साथ, है ना, मैं आज की क्लास समाप्त करूंगा। जीरो से जनक बन जाएंगे हम, जीरो से जनक बन जाएंगे हम, एक नया जहां बसाएंगे हम, जहां होगा खुशियां ही खुशियां, जीरो से जनक बन जाएंगे हम, है ना। तो आशा करता हूं आप लोग भी जीरो से जनक जरूर बनेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सारे दोस्तों तक ये शेयर करें, ताकि किसी को कोई प्रकार के जो सब्जेक्ट में दिक्कत ना हो। अगर कोई सवाल रहेगा तो कमेंट बॉक्स पर पूछें, या मेरा बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जो कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल करके डायरेक्टली जो भी सवाल है उसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।